नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। धर्म परिवर्तन के नाम पर देश नहीं विदेशों से भी फंडिंग होती थी। यही नहीं, आज कई ऐसे माँ बाप हैं जिन्हें अपने बच्चों की तलाश है। उमर गौतम के धर्मांतरण वाली फैक्ट्री में भारत के भगोड़े जाकिर नाइक का भी पैसा लगता था। नोएडा के स्कूल में पढ़ाई करने वाले ऐसे 20 बच्चे गायब हैं जिनकी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी पता लगाने की कोशिश कर रही है। छानबीन से पता चला है कि इनका धर्म परिवर्तन कर नेपाल या पाकिस्तान के टेरर कैंप में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया है। ऐसे कई गहरे राज से आज हम पर्दा उठाएंगे अपने खास शो सबसे बड़ा मुद्दा में। धर्म को धंधे की तरह इस्तेमाल करने वाले पैरोकार एक एक कर सलाखों के पीछे जा रहे हैं। जिन दो लोगों से पूछताछ हुई उनके तार मलेशिया तक जा पहुंचे हैं। एजेंसियों ने रिपोर्ट किया है कि हिंदुस्तानी भगोड़ा जाकिर नाइक से भी उनके कनेक्शन हैं। उमर गौतम कई बार जाकिर नाइक से मिल भी चुका है। यही नहीं, उसके धर्म बनाने वाली फैक्ट्री में जाकिर नाइक भी पैसा देता था। Of all the negative remarks and abusive of all the non-Muslims in India, and keep a data bank and store it into the computer. Next time if they come to the Gulf country, whether it be Kuwait, whether it be to Saudi Arabia, whether it be to Dubai, whether it be to Indonesia, in the data bank you should be mentioned, okay, now they have abused the Prophet, which is not permitted by law, and they have abused Islam, bid them to task, have a case against them, arrest them and put them behind bar. पीस के नाम पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम। Every Muslim should be a terrorist. The thing is that if he's terrorizing a terrorist, he's following Islam. If he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for it. एक एक शब्द जहर से बुझे हुए जो कानों में उतरकर इस्लाम कबूल करने का जुनून पैदा करते थे। अब जान लीजिए आखिर कौन है जाकिर नाइक। भगोड़ा जाकिर नाइक एक मुस्लिम धर्मगुरु, लेखक, वक्ता है। टीवी के जरिए धर्म प्रचार करने के लिए वो जाना जाता था। इसका एनजीओ पीस टीवी नाम का एक चैनल चलाता था। पीस टीवी का प्रसारण 125 से ज्यादा देशों में होता है। जाकिर नाइक सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। फेसबुक पर उसके 1,70,00,000 फैंस हैं। More than 90% of the people in Bangladesh, they know me, and more than 50% of them are my fans. So if a person is inspired by my videos, it's not shocking. And we see that there are millions of people, Muslims and non-Muslims alike, that are inspired by my video and they come closer to Islam. 2016 से भारतीय अधिकारी जाकिर नाइक की तलाश में जुटे हैं। जाकिर पर मनी लॉन्ड्रिंग, नफरत भरे भाषण देने का आरोप है। भाषण से मुस्लिम युवाओं को कट्टर बनाने का भी आरोप है। भगोड़ा जाकिर नाइक 2016 से मलेशिया में रह रहा है। जिस उमर गौतम ने मजबूर लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाया, वो भी भारत के भगोड़े जाकिर नाइक का पिट्ठू ही निकला। गैंग का मास्टरमाइंड मौलाना उमर गौतम कई बार जाकिर नाइक से मिल चुका है। मौलाना उमर को कई बार उससे फंडिंग भी मिल चुकी है। इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहां से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। उनकी मैरिजेस के भी मामलात हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामलात हुए। इस्लामिक दावा सेंटर का कतर के इस्लामिक ऑनलाइन विश्वविद्यालय के साथ संबंध है, जो जाकिर नाइक का सहयोगी है। रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी फंडिंग के जरिए ऐसे 60 से ज्यादा दावा सेंटर खोले गए, जहां लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता। अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ। नोएडा के मूक बधिर बच्चों के स्कूल में ऐसे आतंकी घुस आए जिन्होंने भोले भाले बच्चों को बहकाया। उनके मजहब के साथ खिलवाड़ किया गया। उनके माँ बाप से उन्हें अलग कर दिया गया। ऐसे अभागे माता पिता आज भी अपने बच्चों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो कहां गए उन्हें नहीं पता। ऐसे बोल जिनसे अपने ही धर्म के प्रति लोगों में नफरत भर जाए।
अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। नोएडा में रहने वाली दर्श की मां आज भी अपने बेटे को तलाश रही है, जो अब रेहान बन गया है। कि कैसे नमाज़ पढ़नी है, कैसे कितने बजे उठना होता है, क्या करना होता है, कैसे पढ़नी होती है। और वो कुछ अपने वहाँ कुछ कुरान का कुछ वो बताते थे, तो वो पूछता था कि इसका क्या मतलब है, और बताता था कि मैंने ये पढ़ लिया, मैंने इसको याद कर लिया, इसका ये मतलब है। तो मस्जिद जाने लगा था, और जो उन लोगों का जो डे नाइट का जो कुछ फंक्शन होता है उसको भी अटेंड करने लगा था। शिवानी जैसी कई औरतें हैं जिन्हें आज भी अपने बच्चे की तलाश है। न जाने जहर उगलने और धर्म बदलने वाले इन आरोपियों ने कितने बच्चों से उनके घर छीन लिए। सोसाइटी के संचालिका रूमा से भी एटीएस ने पूछताछ की है, और इस पूछताछ में रूमा ने खुलासा किया है कि कश्मीर के भी कई छात्र इस डेफ सोसाइटी में पढ़ते थे, और इस डेफ सोसाइटी के कई बच्चों को स्टडी टूर के नाम पर केरल भी ले जाया गया है। साथ ही रूमा ने एटीएस को यह भी बताया है कि डेफ सोसाइटी में उमर गौतम और जहांगीर आलम का भी आना जाना था, और यहाँ के कई टीचर्स उनसे प्रभावित थे। नोएडा का यही वो स्कूल है जहां उमर गौतम जैसे लोग धर्म बदलने वाली फैक्ट्री चलाते थे। पुलिस अब 2 और टीचर की तलाश में जुट गई है। नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ लखनऊ से अनिल यादव, टीम न्यूज स्टेट। जिन 6 सवालों के जवाब एटीएस खोज रही है, उनसे ही धर्म परिवर्तन करने वाले ब्रेन वॉश गैंग का पर्दाफाश होना तय है। छानबीन से ये भी पता चला है कि धर्म के इन ठेकेदार आतंकियों की पौध तैयार कर रहे थे। ऐसे में कई बच्चों को एटीएस तलाश कर रही है, जिनका पता अब भी सुरक्षा एजेंसियों के पास नहीं है। धर्मांतरण के मामले में सेंटर एंगल भी सामने आ रहा है। एजेंसियों को धर्मांतरण गिरोह के आतंकी संगठनों से तार जुड़े होने के प्रमाण मिले हैं। विदेशों से भी फंडिंग हुई है, देश के अंदर से भी फंडिंग हुई है। गरीब लोग होते हैं या इस मेंटली जो सोचने समझने की उतनी शक्ति नहीं होती, उनका दुरुपयोग किसी भी चीज़ में किया जा सकता है। इन्हें इंटरनेशनल फंडिंग की बात भी सामने आ रही है। यही नहीं, धर्मांतरण केस में एटीएस की गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों से रिमांड में पूछताछ के लिए 6 सवाल तैयार किए गए। पूछताछ में पहला सवाल एटीएस का ये था कि इन लोगों ने कितनी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है, और कहीं ये धर्म परिवर्तन जबरिया तो नहीं कराया गया। यही नहीं, एटीएस अब इस बात पर पूछताछ कर रही है कि आखिर इनके खातों में जो पैसा आया है वो कहां से आया है और किसने भेजा है। क्योंकि एटीएस को इस बात का सुराग मिला था कि विदेश से फंडिंग की जा रही है, और यही वजह है कि एटीएस को इनके जो खाते की डिटेल मिली है उसी के आधार पर सामने बैठाकर इन दोनों से उन खातों में हुए लेन देन की अब एटीएस पूछताछ करना चाहती है। तो एटीएस के 7 दिनों की रिमांड में एटीएस के पास 6 सवाल हैं। नोएडा डेफ सोसाइटी में मूक बधिर बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया गया, जिनमें से 20 बच्चे अब भी लापता हैं। खुफिया एजेंसियां इन्हें टेरर कैंप में भेजे जाने का शक जता रही है। माना जा रहा है कि नोएडा डेफ सोसाइटी में 60 छात्रों का धर्म परिवर्तन कराया गया था, जिसमें से 20 छात्र लापता हैं। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात के संकेत मिले हैं कि इन 20 छात्रों को नेपाल या पाकिस्तान में आतंकी कैंपों में ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा विदेशी फंडिंग, टेरर फंडिंग के भी एजेंसियों को सबूत मिले हैं। जानकारी ये भी मिली है कि उमर गौतम देश के 24 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में मजलूमों के धर्म परिवर्तन करा चुका है। हिंदू ही नहीं, ईसाई, जैन और सिख परिवारों के बच्चों का भी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराया गया। उमर गौतम ने दिल्ली के बाटला हाउस को अपनी साजिश का केंद्र बनाया हुआ था। उधर सीएम योगी खुद धर्मांतरण प्रकरण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को
ऐसे लोगों को कतई नहीं बख्शा जाएगा जो लोग देश में इस तरह का काम कर रहे हैं। हम उन्हें भी बिहाइंड द बार करेंगे, उन्हें भी जेल में डालने का काम करेंगे जिन्होंने इनको फंडिंग की है। सीएम योगी ने जांच एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि देश के खिलाफ साजिश रचने वाले और आस्था के नाम पर खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। टीम न्यूज स्टेट। राजधानी लखनऊ से कुछ ही दूरी पर बना एक शिक्षण संस्थान सवालों के घेरे में आ गया है। इल्म के इदारे से मजहबी साजिश के मंसूबों के तार जुड़ रहे हैं। इस आलिशान संस्थान से मौलाना उमर गौतम का नाम भी जुड़ा होना बताया जा रहा है। धर्मांतरण के बड़े गेम की तरफ इशारा कर रहा है। इस वक्त हम काकोरी थाना क्षेत्र के रहमान खेड़ा गांव में हैं और रहमान खेड़ा गांव में ही है अल हरम एकेडमी, जिसे संचालित करती है अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। इस सोसाइटी का उपाध्यक्ष है उमर गौतम, वही उमर गौतम जो इस्लामिक दावा सेंटर से जुड़ा है और जिसने सैकड़ों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। इस्लाम की शुरुआत इकरा से होती है। इकरा मतलब पढ़ो, पढ़ो अपने रब के नाम से। लेकिन लखनऊ के काकोरी इलाके में बनी अल हरम एकेडमी में रब के फरमान से अलग कुछ और ही चल रहा है। माना जा रहा है कि ये एकेडमी धर्मांतरण गैंग के सरगना मौलाना उमर गौतम के टारगेटेड ठिकानों में से एक है। इसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए और बहुत शानदार तरीके से, बहुत पॉश तरीके से बनाई गई, करोड़ों रुपए खर्चे किए गए। लेकिन जब हमने इस एकेडमी से जुड़े लोगों से पूछा कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा, 10 करोड़ रुपए 4-5 साल में कहाँ से आ गए इस एकेडमी के पास, कि बिल्कुल जो लखनऊ हरदोई मार्ग है उसके बिल्कुल किनारे पर ये एकेडमी बनी है, तो कोई जवाब नहीं था पैसा कहाँ से आया। उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया और अंदर चले गए। 5 साल पहले ही बनी इस एजुकेशन सोसाइटी में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। लॉकडाउन में यहाँ बच्चे नहीं आ रहे, लेकिन न्यूज स्टेट को एकेडमी का केयरटेकर मिलता है जो उमर गौतम को पहचानने से इनकार कर देता है। क्या ताल्लुक है उमर गौतम साहब का यहाँ से? उनसे यहाँ का कोई भी ताल्लुक नहीं है, ना उनको यहाँ कोई पहचानता है। जब हमने उनको खुद ही नहीं देखा है और ना हम जानते हैं उनको, तो अब सच्चाई हम आपको क्या बताएं। जो आरोप लग रहे हैं गलत आरोप लग रहे हैं। केयरटेकर जैदुल हसन कई और बातों के साथ साथ ये भी बताता है कि इस एकेडमी में हिंदू बच्चे भी पढ़ने आते हैं। यानी बहुत मुमकिन है कि उन आरोपों में सच्चाई हो सकती है कि इस एकेडमी में हिंदू बच्चों का ब्रेन वॉश कर उन्हें इस्लाम की ओर मोड़ने का कुचक्र रचा जाता होगा। किसी भी धर्म का बच्चा यहाँ पढ़ाई कर सकता है। कहा ना 60-70 बच्चे थे, तो उसमें गैर मुस्लिम कितने थे? गैर मुस्लिम अभी तक तो नहीं थे, 2-4 जो भी हों वो आते थे, लेकिन वो कभी आए कभी नहीं आए बस। 9000 स्क्वायर फीट में बनी इस शानदार इमारत के दरवाजे हमारे लिए बंद हैं, लेकिन बंद दरवाजों के बाहर कई सच्चाइयां खुद ब खुद खुल जाती हैं। हमारा कैमरा देखकर मौके पर पहुंचे कुछ इलाकाई लोग पल पल बयान बदलते नजर आए और ये सब कुछ उन्होंने इस अल हरम एकेडमी के लिए किया, जिस पर बेहद संगीन आरोप लगे हैं। पढ़ाई बच्चे यही अपने गांव के जैसे मुस्लिम बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे आते थे वो वही आगे। सिर्फ मुस्लिम बच्चे? हाँ सिर्फ मुस्लिम, हिंदू नहीं है। लेकिन सर देखिए, अब आप झूठ मत बोलिए। अभी आपने कहा था कि हिंदू बच्चे भी आते थे। अब आप बच्चे नहीं आते हैं, हिंदू बच्चे नहीं आते हैं काम के लिए। यहाँ काम जब काम चला, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आखिर वो क्या है जिसे छुपाया जा रहा है? आखिर क्यों ऐसा लगता है कि इस गेट के पीछे कोई गहरा राज दफन है जिसे सिर्फ राज रहने देने की पूरी कोशिश की जा रही है? खैर, वक्त का तेज झोंका रहस्यों की हर गर्द को जल्द ही हमेशा के लिए साफ कर देगा। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो धर्मांतरण के इस खेल की जांच एटीएस कर रही है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए विकास श्रीवास्तव संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और निखिल शर्मा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, अभी तक की जांच में जो चीजें निकल कर के सामने आई है, दर्शकों को जल्दी से बता दीजिए कि ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ये जांच और जो चीजें निकल कर के सामने आई है वो किस तरफ से इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल, जब एटीएस ने इसकी गिरफ्तारी की थी दोनों की, तभी से ये ज़ात के कवायद लगाए जा रहे थे कि इस पूरे मामले में विदेश से फंडिंग की जा रही है। तो अब एटीएस इस बात को कंफर्म कर चुकी है कि इसमें विदेश से फंडिंग की गई थी। इसके साथ भी देश के कई लोगों ने इसमें फंडिंग की है। दूसरी बात ये तय हो गई है कि ये जो ग्रुप था ये ऐसे कमज़ोर और लाचार लोगों को धर्मांतरण करने के लिए मजबूर करता था
जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। दूसरा टारगेट ये था। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये था कि कितने लोग इस का धर्मांतरण इस टीम ने कराया है, इस ग्रुप ने कराया है, तो उसकी संख्या भी अब लगभग एटीएस के पास है 1000 है। इसके साथ ही पूरे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां इनका ये गिरोह फैला हुआ है। उन राज्यों में इनके कहां ठिकाने हैं, ये भी एक टारगेट था और ये जानना चाहती थी एटीएस शुरुआत से ही कि आखिर वो कौन कौन से ठिकाने हैं। तो अब एटीएस के पास इस बात की भी जो है डिटेल है कि कौन कौन से प्रदेशों में इनके ठिकाने हैं, कौन कौन से शहरों में ये धर्मांतरण का काम कर रहे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो जिस तरह से डेफ सोसाइटी के 20 बच्चे जो गायब हैं, सबसे बड़ा संशय उनको लेकर है। एटीएस लगातार इस बात को समझने की कोशिश कर रही है बच्चे कहाँ हैं। ना उनको उनके पेरेंट्स की जानकारी है कि वो कहाँ है, ना उनके आसपास उनके साथ पढ़ने लिखने वाले मित्र को पता है। तो अब एटीएस को इस बात की संभावना लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं इनको किसी रास्ते से नेपाल में या जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं वहां भेजा गया हो। इसकी जानकारी मिलने के बाद एटीएस ने इसको सुरक्षा एजेंसियों से भी साझा किया, तो अब सुरक्षा एजेंसियां भी इससे पूछताछ कर सकती है। ठीक है, जिस तरह से पूरा नेक्सस पूरा खुला शुरू से लगातार एक के बाद एक कड़ी खुलती जा रही है और अब ये बात तय हो गई है कि एक बहुत बड़ा ये नेक्सस था जो काम कर रहा था, जो विदेशों से फंड इकट्ठा कर रहा था और लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करा रहा था। आप ये भी देखिए कि जो मदरसे हैं उसमें बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जहां हिंदू बच्चों को बुलाया गया, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां हिंदू बच्चों को बुलाया गया और जितनी तादाद इसमें पूरी है धर्म परिवर्तन की, उसमें से अधिकतर महिलाएं हैं। ये भी किया गया है कि उन महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराने के बाद टारगेट चुना गया और उससे टारगेट किया गया। ये अपने आप में सोची समझी रणनीति का इशारा। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। विकास, जाकिर नाइक का नाम भी अब खुल करके सामने आ रहा है पूरे मामले की जांच में। 2016 से फरार है, मलेशिया में रह रहा है, लेकिन फंडिंग की खबरें ये आ रही है कि इस गैंग को जो धर्म परिवर्तन के लिए काम करता था, जिसके 2 लोग पकड़े गए, फिलहाल जांच चल रही है, उस को फंडिंग जाकिर नाइक की तरफ से भी की जा रही थी। किस तरीके से मुंबई में जाकिर नाइक का गैंग सक्रिय और किस तरीके से फंडिंग वो कर रहा होगा, इसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जाकिर नाइक खुफिया एजेंसियों के रडार पर बहुत पहले से था। हालांकि वो मुंबई से भाग चुका है, हिंदुस्तान छोड़ चुका है और अब उसने शरण ली है मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों की। लेकिन खुफिया एजेंसियों का ये मानना था बहुत पहले से कि वो धर्मांतरण जैसे कार्यों के लिए वहाँ बाहर से फंडिंग करा रहा है। जब तक वो हिंदुस्तान में था तब तक IRF मतलब इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन नाम की एक संस्था चलाता था, लेकिन इस संस्था की हर हरकत, हर गतिविधियां हमेशा से संदेह के घेरे में रहती थी। वो जब तक हिंदुस्तान में था अपने विवादित बयानों के लिए, धार्मिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए विवादों में रहा। लेकिन जब वो हिंदुस्तान से भाग गया तब भी खुफिया एजेंसियों को इस बात का शक था कि कुछ मदरसों और कुछ इस्लामिक संस्थानों के, जो कि शिक्षा और अनुसंधान के नाम पर चलाई जा रही हैं, इनके जरिए धर्मांतरण का काम करवा रहा है। और अब यूपी एटीएस की जांच में, उनकी तफ्तीश में ये साफ हो गया कि उस काम में वो मौलाना उमर गौतम जैसे सरीखे मौलानाओं की मदद ले रहा है और अपने धर्मांतरण का काम कर रहा है। न सिर्फ 1 राज्य 2 राज्य बल्कि 24 राज्यों में धर्मांतरण का काम हो रहा है। इसके अलावा कुछ केंद्र शासित राज्य भी हैं, लेकिन मुंबई में उसका सहयोग, उसको जो सहयोग मिल रहा है वो कुछ गुमनाम मदरसों से मिल रहा है, जो कि गुप्त तरीके से पैसे जो हैं IDC तक पहुँचा रहे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आप इस खबर पर जानकारी देने के लिए। विकास, आपका और निखिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो एटीएस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और तहकीकात में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।